तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी पठान को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मैंने ऑडियंस पोल डालकर आप लोगों से पूछा था कि मुझे मूवी कब एक्सप्लेन करनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा वोट मिले कि जल्द से जल्द एक्सप्लेन करो। तो अब कोई मत कहना कि मैंने अभी क्यों एक्सप्लेन कर दी। अब आपके फैसले पर ही मैंने काम किया है, तो नाराज मत होइएगा। और चलिए अब मैं सुनाता हूँ आपको पठान की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम पाकिस्तानी जनरल कादिर को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि उन्हें कैंसर है और उनके पास केवल 3 साल ही बचे हैं। तभी टीवी में न्यूज आती है कि भारत सरकार ने धारा 370 हटा दी है। ये खबर सुनकर जनरल का खून खौल जाता है कि भारत ऐसे कैसे कर सकता है, इससे तो हमारा नुकसान होगा। इसलिए अब वो सोच लेता है कि उसके पास जितने भी दिन हैं वो भारत को तबाह करने में लगा देगा। वो आउटफिट एक्स नाम के एक आतंकी संगठन को फोन लगाता है, जो पैसे के बदले कहीं भी आतंक फैलाने का काम करता था, और उसके मेन लीडर का नाम होता है जिम। अब कहानी यहाँ से 3 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम राफे नाम के एक आतंकी को देखते हैं जो कि जिम के लिए काम करता था, और वो दूसरे आतंकियों से बड़ा हथियार लेने आया था कादिर द्वारा दिए गए काम को अंजाम देने के लिए। तभी उसे पता चलता है कि एक आदमी उसे ढूंढते हुए वहाँ चला आया है, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ रखा है। अब राफे उस आदमी से मिलने जाता है जिसके भयंकर तरीके से पिटाई हो रही होती है। वो आदमी जैसे ही कुछ बोलता है, राफे की आंखों में एक अलग ही डर दिखाई देने लग जाता है और कहता है कि पठान, तुम जिंदा कैसे हो। इतने में पठान उनके चंगुल से आजाद होकर फुल एक्शन मार धाड़ और धूम धड़ाका करते हुए वहां पर मौजूद सभी आतंकियों को खत्म कर देता है और राफे को अपने कब्जे में लेकर रवाना हो जाता है। अब हम नंदिनी नाम की एक महिला को देखते हैं जो कि जोकर नाम की एक सीक्रेट संस्था की हेड होती हैं, और ये संस्था रॉ के अंडर आती थी और उसी के नियमों का पालन करते हुए इस संस्था में सारे काम होते थे। एक ऑफिसर उन्हें खबर देता है कि रुबीना पेरिस के एक मेट्रो स्टेशन में देखी गई है, तो नंदिनी मैम फौरन वहां से निकलकर किसी से मिलने के लिए रवाना हो जाती हैं। अपने जूनियर के पूछने पर वो बताती हैं कि वो पठान के पास जा रही हैं, जो कि हमारा बेस्ट एजेंट है, लेकिन अभी हमसे नाराज है। अब कहानी यहाँ से 2 साल पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि पठान अपनी मस्त बॉडी बनाते हुए खुद को तंदुरुस्त कर रहा होता है, क्योंकि पिछले मिशन में वो बुरी तरह से घायल हो गया था और अस्पताल में भर्ती था। तभी वहाँ नंदिनी मैम उससे मिलने आती हैं और उसे सलाह देती हैं कि उसे कोई हॉबी बना लेनी चाहिए ताकि रिटायरमेंट के बाद कुछ रहे करने को। पठान कहता है कि मैंने एक हॉबी ढूंढ ली है जिसका नाम है किंटसुगी। जब कोई चीज टूट जाती है तो जापानीज लोग उसे सोने से जोड़ते हैं, जिससे कि उस चीज की खूबसूरती और मजबूती बढ़ जाती है और वो चीज पहले से ज्यादा बेशकीमती भी हो जाती है। पठान नंदिनी मैम को एक फाइल दिखाता है जिसमें कि उन सभी लोगों का डाटा मौजूद था जो कि पहले इंडियन सोल्जर या एजेंट थे, लेकिन किसी दिक्कत या चोट के कारण वो सभी रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनमें अब भी जोश भरा हुआ था अपने देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का और कुर्बान हो जाने का। पठान कहता है कि हम एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम होगा जोकर, यानी कि ज्वाइंट ऑपरेशन एंड कवर रिसर्च। इसमें वो सभी लोग जुड़ेंगे जो किसी कारणवश टूटे हुए हैं पर अपने देश के लिए और भी टूटने को तैयार हैं। नंदिनी मैम पहले तो थोड़ा ना नुकुर करती हैं कि इस संगठन को बनाने के लिए आला अधिकारियों से बातचीत करनी पड़ेगी, पर पठान उनको इतना ज्यादा मोटिवेट कर देता है कि वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह जन्म होता है टीम जोकर का, जो कि वो हर वो मिशन करने को तैयार थे जो देश के लिए जरूरी तो थे, पर उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले पाता था। पठान और नंदिनी मैम ने मिलकर टीम तो बना ली थी, लेकिन इस टीम को मंजूरी देने के लिए रॉ के ज्वाइंट सेक्रेटरी कर्नल लूथरा तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि टीम पठान की है तो वो नियमों के हिसाब से तो नहीं चलने वाले, बल्कि अपने हिसाब से ही काम करेंगे। पठान अपनी टीम द्वारा की गई खोजबीन से जानकारी इकट्ठा करके कर्नल लूथरा को बताता है कि आउटफिट एक्स नाम का एक निजी आतंकी संगठन बन गया है, जो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर लोगों से काम लेता है और आतंक फैलाता है। और सूत्रों से पता चला है कि उसका अगला टारगेट दुबई है, क्योंकि दुबई में एक साइंटिफिक प्रोग्राम होने वाला है जिसमें कि हमारे 2 बड़े वैज्ञानिक और देश के राष्ट्रपति शामिल होंगे, तो शायद वो वहां हमला कर सकता है।
कर्नल लूथरा पठान की टीम द्वारा दी गई जानकारी से इम्प्रेस होकर उनको काम करने की मंजूरी दे देते हैं और अब पूरी टीम दुबई पहुंच जाती है आउटफिट एक्स को ठिकाने लगाने के लिए। पठान को पता चलता है कि आउटफिट एक्स प्रेसिडेंट के पीछे नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के पीछे है, तब वो उनको बचाने के लिए भागता है। अब हम देखते हैं कि आउटफिट एक्स का मेन लीडर जिम ग्रेनेड लॉन्चर से वैज्ञानिकों की सिक्योरिटी के ऊपर हमला करके एक वैज्ञानिक को उठा ले जाता है। वैज्ञानिक को बचाने के लिए पठान जा ही रहा होता है कि तभी जिम अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और पठान की गाड़ी उलट जाती है। जिम पठान को पहले से जानता था, तो वो कहता है कि इस मुलाकात का मुझे काफी अरसों से इंतजार था। यहाँ हमें पता चलता है कि जिम पहले रॉ में था, लेकिन खबरों के अनुसार वो एक मिशन में मारा जा चुका था और उसे वीर पुरस्कार भी मिला था, पर असल में उसने आउटफिट एक्स नाम का आतंकी संगठन चलाना शुरू कर दिया था। जिम वहाँ से निकलने से पहले कार में आग लगाकर उन लोगों को मरने के लिए छोड़ देता है, लेकिन पठान और उसका दूसरा साथी कैसे भी करके बच जाते हैं, पर तीसरा साथी देश के लिए शहीद हो जाता है। उसके साथी के मौत के बाद पठान अब और भी गुस्से से भर जाता है और जिम का पीछा करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर उनके बीच भयंकर तरीके से लड़ाई होती है, पर जिम अपनी चालाकी दिखाते हुए वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। अब कर्नल लूथरा जिम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कबीर और जिम दोनों हमारे बेस्ट एजेंट्स थे। सोमालियन पायरेट्स ने ओएनजीसी की ड्रिलिंग टीम को किडनैप कर लिया था, तो जिम अकेले ही उनको बचाने पहुंच गया और उन्हें उनके चंगुल से छुड़ा भी लिया। लेकिन सोमालियन पायरेट्स ने बदला लेने की ठान ली और जिम को ढूंढ के उसे और उसके परिवार को बंदी बना लिया। उन्होंने जिम और उसकी बीवी की जान बख्शने के लिए हमसे 10 करोड़ रुपए मांगे, पर हम आतंकियों से सौदेबाजी नहीं करते। वो जिम को टॉर्चर करते रहे और पैसा ना मिलने पर उन्होंने उसकी बीवी को गोलियों से भून दिया, जो कि पेट से थी, और जिम अपनी पत्नी और अपने बच्चे को अपनी ही आंखों के सामने मरता देख चिल्लाता रहा, पर वो कुछ कर न सका। हमें जिम की बॉडी नहीं मिली तो हमें लगा कि वो मारा गया। बाद में जिम को वीर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। पठान कहता है कि आपके डिपार्टमेंट को तो फंड्स की कोई कमी नहीं है, तो आपने उसके और उसके परिवार के लिए पैसे क्यों नहीं दिए? कर्नल कहते हैं कि फंड्स हमारे निजी इस्तेमाल के लिए नहीं होते हैं। पठान कहता है कि अगर अभी किसी नेता का परिवार होता तो आराम से दे दिए जाते। कर्नल कहते हैं कि कमजोर लोग घुटने टेक देते हैं, सोल्जर नहीं। पठान कहता है कि अब वही सोल्जर हमें घुटने के बल चलाने वाला है। वो सही गलत अच्छे बुरे के आगे जा चुका है। आपके एक फैसले ने उसकी आंखों में उसका हर गुनाह माफ कर दिया है और अब वो नहीं रुकेगा। पठान और उसकी टीम और जानकारी इकट्ठा करने में लगी होती है, तो पता चलता है कि डार्क वेब में कई जगह रक्त बीज नाम का शब्द देखने को मिल रहा है और जिन लोगों को पठान ने दुबई में धोया था वो अलग अलग देश के या तो एक्स एजेंट्स थे या एक्स सोल्जर्स थे। तो जिम के आउटफिट एक्स गैंग में हर देश के गद्दार एजेंट्स काम कर रहे थे और उन सभी के बैंक अकाउंट में रुबीना नाम की पाकिस्तानी डॉक्टर के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए थे। तो पठान सोचता है कि अब आगे की जानकारी रुबीना के जरिए ही मिल पाएगी, तो उसकी लोकेशन ढूंढकर वो उसके पास पहुंच जाता है। रुबीना अपने बदन को दिखाते हुए पठान को रिझाकर अपने पीछे पीछे ले जाने लगती है और पठान भावनाओं में बहकर उसके पीछे पीछे चला भी जाता है। तभी यहाँ खुलासा होता है कि रुबीना जिम के साथ मिली हुई है और वो उसे रिझाकर जिम के अड्डे पर ले आई है और अब पठान का पूरी तरह से पोपट हो जाता है। जिम रुबीना को टक्कर देते हुए सिर्फ कच्छा पहनकर मस्त बढ़िया वाली बॉडी दिखाकर पठान को टपका डालने का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है। जैसे ही जिम वहां से रवाना होता है रुबीना तुरंत पलट जाती है और पठान का साथ देते हुए जिम के गुंडों को मारना शुरू कर देती है। रुबीना बताती है कि वो एक आईएसआई एजेंट है और वो जिम के साथ रहकर खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रही है और उसे पठान का साथ चाहिए, क्योंकि उसे ऐसा कुछ चाहिए जो उसके साथ होने पर ही मिल सकता है। इस लड़ाई में रुबीना को गोली लग जाती है, तो पठान उसे बचाते हुए वहां से निकल जाता है। अब अगले दिन जब रुबीना को होश आता है तो पठान के पूछने पर वो अपने बारे में बताती है कि मेरे पिताजी मिडिल ईस्ट में पत्रकार थे। थोड़े ज्यादा सवाल और सच छापने पर उन्हें टॉर्चर किया गया। फिर उसके बाद मैं अपनी अम्मी के साथ पाकिस्तान चली आई, जहां मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया और फिर डॉक्टर बन गई और फिर उसके बाद आईएसआई एजेंट बन गई। रुबीना बताती है कि रक्त बीज
बीज नाम की कोई चीज है जो कि रशिया में है, जिसके पीछे जिम पड़ा हुआ है। 7 दिन बाद जिम रक्त बीज की डिलीवरी लेगा और उसके बाद जो होगा वो बहुत बुरा होगा, इसीलिए रक्त बीज उसके हाथ ना लगे उससे पहले उसे हमें चुराना होगा। पठान कहता है कि इंडिया और आईएसआई के बीच कुछ खास बनती नहीं है और तुम एक बार मुझे फंसा भी चुकी हो तो तुम पर भरोसा करना मुश्किल है, लेकिन रक्त बीज के बारे में जानना भी जरूरी है तो तुम्हारे साथ आना ही पड़ेगा। अब दोनों लोग रशिया पहुंच जाते हैं और तब पठान एक बिल्डिंग को दिखाते हुए बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी तिजोरी है जहाँ पर रक्त बीज हो सकता है, तो हमें उस तिजोरी में घुसकर उसे चुराना होगा। दिक्कत बस ये थी कि उसे खोलने के लिए एक ताले और चाबी की जरूरत थी जो कि अलग अलग इंसानों के पास थे। तो वो प्लान बनाते हुए ताले और चाबी को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। एक दिन रुबीना पठान से पूछती है कि तुम्हारा नाम पठान कैसे पड़ा और क्या तुम सच में मुस्लिम हो। पठान कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ या मेरे माँ बाप कौन हैं। वो बस मुझे एक मूवी थिएटर में छोड़कर चले गए थे। फिर उसके बाद मेरे देश ने ही मेरी परवरिश की और जब मैं बड़ा हुआ तो सोचा कि एक अच्छे बेटे की तरह मुझे भी अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तो मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली। 2002 में अफगानिस्तान में हम यूएस आर्मी के साथ ज्वाइंट मिशन पे थे और वो मेरा पहला मिशन था। यूएस आर्मी को एक तालिबानी लीडर के बारे में पता चला था, तो वो उसको मारने के लिए एक मिसाइल लॉन्च करते हैं जो कि उसके फोन की लोकेशन को ट्रैक करके उसके ऊपर फटने वाली थी। वो तालिबानी लीडर एक टीचर था जो कि मदरसा में पढ़ाता था और उस मदरसे में बच्चे थे, तो उन बच्चों को बचाने के लिए मैंने उसका फोन लिया और दूर फेंक दिया और हवा में ही धमाका हो गया और वो लोग बच गए। उस धमाके के चलते मैं पूरी तरह से घायल हो गया था और 1 महीने तक कोमा में रहा, लेकिन उस गाँव के सभी लोगों ने मेरे लिए दुआ मांगी। जब मुझे होश आया तब एक महिला ने मेरी बाजू पर तावीज बांधते हुए कहा कि अब से इस गांव की हर दुआ तुम्हारे लिए होगी, क्योंकि तुमने बच्चों की जान बचाई और किसी पठान माँ ने कभी तुझसे ज्यादा बहादुर औलाद पैदा नहीं की। तो आज से हम तेरे और तू हमारा पठान और ये पूरा गांव तुम्हारा परिवार। तो इस तरह पठान का नाम पठान पड़ा और उसे उसका परिवार भी मिल गया जिनसे वो हर साल ईद पे मिलने जाता था। एक दूसरे की जिंदगी की कहानी जानने के बाद पठान और रुबीना एक दूसरे के लिए कुछ कुछ फील करने लग जाते हैं और अब उनके बीच अलग ही फीलिंग पैदा होने लग जाती है। अब अगले दिन 2-4 मुश्किलों को पार करते हुए वो दोनों तिजोरी के पास पहुंचकर ताला चाबी का इस्तेमाल करके उसके अंदर घुस जाते हैं और पठान रक्त बीज को चुराने में कामयाब हो जाता है जो कि एक तरह का लिक्विड था। तिजोरी 1 मंजिल नीचे थी, तो पठान को ऊपर लाने के लिए रुबीना पाइप पकड़ाती है, लेकिन उससे पहले पठान से रक्त बीज ले लेती है। तभी रुबीना अपने असली रंग में आते हुए पाइप को जला के काट देती है और पठान नीचे गिर जाता है। यानी कि रुबीना अब तक पठान के साथ नाटक कर रही थी और वो अभी भी जिम के साथ मिली हुई थी। जिम अकेले रक्त बीज नहीं चुरा सकता था, इसलिए उसने ये प्लान बनाया और लड़की का झांसा देकर पठान को फंसाया और पठान एक और बार बड़ा वाला पोपट बन जाता है। पठान को अब हाई सिक्योरिटी वाली जेल में रखा जाता है जहां उससे मिलने के लिए नंदिनी मैम आती हैं। नंदिनी मैम पठान को पहचानने से इनकार करते हुए कहती हैं कि यह हमारे साथ नहीं है और इसने जो भी किया अपनी मर्जी से किया। पठान को तो अपने ही लोगों ने धोखा दे दिया था, तो अब वहाँ की सरकार उसे ट्रेन से कहीं ले जा रही होती है जहाँ बाकी कैदी भी मौजूद थे। उन लोगों ने पठान को मारने का प्लान बना लिया था, इसलिए सभी कैदियों को हथियार दे दिए जाते हैं ताकि वो उसे वहीं टपका दें। पठान लड़की के मामले में भले ही ढीला था पर लड़ाई के मामले में पूरा कड़क था, तो वो अपनी सारी लड़ाई की टेक्निक इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को मारना शुरू कर देता है। वो इतने सारे थे कि पठान उनके सामने कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन तभी उसका साथ देने आता है रॉ एजेंट टाइगर और उनकी एंट्री होते ही थिएटर में पूरा माहौल बन गया था और सब चिल्ला उठे थे क्योंकि करण अर्जुन 28 साल बाद एक साथ देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पर दोनों की जुगलबंदी देखने को मिलती है और दोनों ही धड़ाधड़ उन लोगों को मारते हुए ढेर करते जा रहे होते हैं। वहाँ पर हेलीकॉप्टर आ जाता है तो वो दोनों मशीन गन लेकर उसे भी उड़ा देते हैं, लेकिन अफसोस कि वो हेलीकॉप्टर उस ब्रिज से टकरा जाता है जिससे ट्रेन गुजरने वाली थी। ट्रेन खाई में गिरना शुरू हो जाती है, लेकिन वो दोनों कैसे भी करके बच जाते हैं। टाइगर पठान से कहता है कि मैं एक बड़े मिशन पर जा रहा हूँ तो तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए जिंदा रहना।
अब कहानी यहाँ से वर्तमान में आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि नंदिनी मैम पठान के घर पहुँच जाती हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि नंदिनी मैम जब पठान से जेल में मिलने गई थी तो भले ही उन्होंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया था, पर मोर्स कोड के जरिए उन्होंने पठान को जानकारी दे दी थी कि घबराओ नहीं, टाइगर आ रहा है। पठान जिम और रुबीना के तलाश में था, खासकर रुबीना के, जो कि उसे उल्लू बनाकर चली गई थी। नंदिनी मैम को उसकी लोकेशन का पता चल गया था, तो पठान उसी लोकेशन की मदद से रुबीना को ढूंढ निकालता है और उसकी कनपटी पर बंदूक तान देता है। पठान समझ गया था कि रुबीना ने जानबूझकर अपनी लोकेशन इतनी आसानी से पता चलने दी ताकि पठान उसके पास आ जाए, और अब वो उसके पास आ भी गया था। रुबीना बताती है कि जो रक्त बीज हमने चुराया था वो असल में स्मॉल पॉक्स वायरस है। जिम उसे इसलिए हासिल करना चाहता था क्योंकि वो उस वायरस को दोबारा फैलाना चाहता है, वो भी सिर्फ इंडिया में। उसने दुबई से जिस वैज्ञानिक को किडनैप किया था वो इसीलिए किया था ताकि वो इस वायरस को म्यूटेट करके उसे और खतरनाक बना सके, जिससे कि इंसान की मौत घंटे भर में ही हो जाए। भले इसकी वैक्सीन मौजूद है, पर जिम ने जो स्मॉल पॉक्स वायरस बनाया है उस पर मौजूदा वैक्सीन काम नहीं करेगी। वो इस वायरस को पूरे इंडिया में फैला देगा, जिससे कि सभी लोग मरना शुरू हो जाएंगे और इतनी जल्दी मरेंगे कि वायरस को किसी और शहर में फैलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये है जिम का प्लान, जो कि वो पाकिस्तानी जनरल कादिर के कहने पर कर रहा है क्योंकि उसने उससे कॉन्ट्रैक्ट लिया है। रुबीना कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे अपने लोग ऐसे पागलपन पर उतर सकते हैं, इसीलिए अब मैं जिम को रोकना चाहती हूँ। पठान उससे कहता है कि मैं आखिर तुम्हारे ऊपर फिर से भरोसा कैसे कर लूँ। रुबीना कहती है कि मैं तुम्हारी तरह एक सोल्जर हूँ और अपने वतन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर ऐसे मासूम लोगों को मारकर जंग जीतना मेरा तरीका नहीं है। रुबीना की बातें सुनकर पठान फिर से पिघल जाता है, लेकिन इस बार वो सतर्क था ताकि दोबारा उसका पोपट ना हो जाए। अब हम जिम को देखते हैं, जो कि फुटबॉल के आकार की 2 बॉल पकड़े होता है जिसके अंदर वायरस भरा हुआ था। जनरल कादिर ने भले ही जिम को कॉन्ट्रैक्ट दिया था इंडिया पर तबाही मचाने का, पर जिम की इंडिया से निजी दुश्मनी भी थी, इसीलिए वो इस काम को अपना बदला समझ के कर रहा था ताकि भारत की सरकार को एहसास दिला सके कि जब आप अपने लोगों को बचाना चाहते हैं पर बचा ना सकें तो कैसा महसूस होता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये सब पागलपन है और जिन्हें तुम मारना चाहते हो वो तुम्हारे ही देश के लोग हैं। जिम कहता है मैं जहाँ खड़ा हूँ वही मेरा देश है, वही मेरी दुनिया। ये सब डायलॉग बाजी चल ही रही होती है कि तभी पठान लैब पर हमला कर देता है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। रुबीना वायरस वाले बॉल्स को लेकर भागने की कोशिश करती है, पर जिम उसे ऐसा करते देख लेता है और वो समझ जाता है कि उसने पार्टी बदल ली है, इसलिए उससे बॉल्स छीनकर बाइक लेके वहाँ से भागने लगता है। पठान भी बाइक में सवार होकर उसके पीछे जाता है और उनमें बाइक पर ही बैठे बैठे लड़ाई शुरू हो जाती है। बीच में रुबीना आकर जिम से एक बॉल लेने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो बॉल के साथ ही ठंडे पानी में गिर जाती है। पठान जिम को पकड़ने के बजाय रुबीना को बचाने के लिए चला जाता है और साथ में उसे वायरस वाली बॉल भी मिल जाती है। अब वहाँ पर अपनी टीम के साथ कर्नल लूथरा आ जाते हैं और रुबीना को कब्जे में ले लेते हैं, क्योंकि वो एक आईएसआई एजेंट थी तो उसका जेल जाना तो लाजमी था। अब हम देखते हैं कि उस वायरस वाली बॉल को इंडिया ले आया जाता है और उसको काटने पर उसमें एक छोटी बॉल मिलती है जिसमें कि लिक्विड भरा हुआ था। वैज्ञानिक नंदिनी मैम को बताते हैं कि इस बॉल में वायरस नहीं है बल्कि नॉर्मल पानी है। तभी वहाँ के सारे सिस्टम जिम हैक कर लेता है और वीडियो कॉल के जरिए बताता है कि वो वायरस बॉल के कटने पर ही हवा में मिल गया था। बॉल 3 लेयर की थी। पहला लेयर खाली था, लेकिन दूसरे लेयर में अदृश्य कोरोसिव गैस थी, जो कि एक तरह का एसिड होता है जो हवा में आते ही प्लास्टिक को पिघलाने लग जाता है। तो जो पीपीई किट तुम सभी ने पहन रखी है अब उसमें छेद होने लगा होगा। फिर तीसरे लेयर में था रक्त बीज, यानी कि वो वायरस जो मैंने बनाया है, और अब वो तुम्हारे अंदर घुस चुका है और चंद घंटों में तुम्हारी मौत होने वाली है। और छोटे बॉल में पानी इसलिए था ताकि मरने से पहले तुम लोग पानी के लिए ना तरसो। जिम सच में एक निर्दयी, खतरनाक, बिना इमोशन वाला आदमी था जिसे कोई परवाह नहीं थी किसी के मरने की, बल्कि उसे तो मजा आ रहा था उन्हें मरते हुए देखकर।
नंदनी मैम तुरंत लैब को लॉक करने का ऑर्डर दे देती हैं ताकि वो वायरस और ना फैलने पाए। लैब के बाहर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि अब वायरस उनके अंदर जा चुका था और उसकी कोई वैक्सीन भी नहीं थी। लैब के अंदर जितने भी लोग वायरस से प्रभावित हुए थे उनसे नंदनी मैम कहती हैं कि बहुत कम लोगों को ये हक मिलता है कि वो खुद तय करें कि वो अपनी मौत का सामना कैसे करेंगे। मैं किसी घटिया आतंकी को ये मौत का तमाशा देखने नहीं दूंगी। मैं एक सोल्जर हूँ और अब तुम सब भी एक सोल्जर हो। मौत सभी को आनी है और आज हमारी मौत लिखी थी तो उसे अपना लो। नंदनी मैम ऑर्डर देती हैं कि इस पूरी लैब को बॉम्ब से उड़ा दिया जाए ताकि इस वायरस की बिल्कुल भी फैलने की गुंजाइश ना रहे। नंदनी मैम आखिरी बार सभी को सैल्यूट करती हैं और आज सभी के आंखों में आंसू थे क्योंकि आज नंदनी मैम और बाकी लोग उनकी आंखों के सामने देश के लिए खुद को कुर्बान करने जा रहे थे। नंदनी मैम और बाकी सभी लोग बंदूक लेकर बारी बारी अपने आप को गोली मार लेते हैं ताकि वो आतंकी के दिए हुए वायरस से नहीं बल्कि खुद की मर्जी से मरे और फिर उसके बाद पूरी लैब को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है। अब सभी आला अधिकारी मीटिंग पर बैठे होते हैं और तभी जिम का वीडियो कॉल आता है जिसका वो इंतजार कर रहे थे ये जानने के लिए कि उसका मेन मकसद क्या है। जिम कहता है कि वो लोग एक आतंकी यानी कि जनरल कादिर के साथ सौदेबाजी करें और कश्मीर से सारी आर्मी फोर्स हटा दें। अगर ऐसा नहीं किया तो वायरस का एक बॉल अभी भी बचा है जो कि भारत के किसी भी शहर में तबाही ला सकता है। जब जिम और उसके परिवार को छुड़ाने के लिए आतंकियों ने 10 करोड़ मांगे थे तो सरकार ने देने से मना कर दिया था, पर आज जब पूरे देश की जनता पर खतरा मंडरा रहा था तो वो जिम की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यही जिम का प्लान था कि वो उनको इतना झुका दे कि जो काम पहले नहीं किया वो अब करना पड़े। पठान का तो खून खौल रहा था और वो तड़प रहा था जिम को मारने के लिए क्योंकि उसकी वजह से नंदनी मैम मारी गई थी। तो वो उसके आदमी राफे को टॉर्चर करके पता लगा लेता है कि जिम अभी अफगानिस्तान में है। इससे पहले कि वो जिम को मारने जाए वो रुबीना को जेल से छुड़ा लेता है क्योंकि वो जानता था कि भले ही वो पहले गलत के साथ थी पर अब वो सही का साथ देना चाहती है, इसीलिए उसे अपने साथ ले लेता है और कहीं न कहीं उसे रुबीना से प्यार भी हो गया था तो ये भी एक कारण था उसे छुड़ाने का। हम देखते हैं कि जनरल कादिर और जिम दोनों लोग वायरस बॉल को एक मिसाइल में डालकर भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक वीडियो आता है जिसमें कि देखने मिलता है कि एक गांव है जहां लोग स्मॉल पॉक्स की वजह से मर रहे हैं और उन्हें वो वायरस वाला बॉल भी दिखाई पड़ता है। जनरल कादिर जिम के ऊपर ही चढ़ने लग जाते हैं कि वो उनसे दगाबाजी कर रहा है। जिम किसी का भी सगा नहीं था, वो बस अपने दिमाग से काम करता था। तो वो जनरल कादिर का गला पकड़ते हुए कहता है कि अगर ज्यादा बोला तो ये मिसाइल सीधा पाकिस्तान में जाके फटेगी। जिम अपने आदमियों को ये पता करने भेज देता है कि आखिर वहाँ उसका वायरस फैला कैसे। तभी यहाँ पता चलता है कि पूरा गांव मरने की एक्टिंग कर रहा था और ये सब पठान का प्लान था ताकि वो जिम की लोकेशन जान सके और वो गांव वाले वही थे जो पठान को अपना बेटा मानते थे। अब पठान और उसकी टीम और रुबीना सभी लोग जिम की लोकेशन पर हमला कर देते हैं, लेकिन मौका पाते ही जिम उस मिसाइल को लॉन्च करने का बटन दबा देता है। रुबीना मिसाइल को बंद करने की कोशिश करती है पर जनरल कादिर उसे रोकने लग जाते हैं जिसके चलते वो रुबीना के हाथों मारे जाते हैं। उधर जिम सिंगल पर्सन जेट लेकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है पर पठान का खून उसे मारे बिना शांत नहीं होने वाला था तो वो भी जेट लेकर उसका पीछा करता है। इधर एक ऑफिसर मिसाइल को रोकने के लिए लाल तार काट देता है और किसी पुरानी मूवी के सीन की तरह लाल तार काटने पर मिसाइल रुक भी जाती है। रुबीना को एक मशीन गन दिखाई पड़ती है तो वो उसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों पर गोलियों की बरसात कर डालती है और सभी लोग ढेर हो जाते हैं। रुबीना को पता चलता है कि मिसाइल में वायरस वाला बॉल तो है ही नहीं बल्कि वो बॉल दिल्ली में लैंड करने वाली एक फ्लाइट में है। कर्नल लूथरा फ्लाइट के कैप्टन से कांटेक्ट करके प्लेन को लैंड करने की अनुमति नहीं देते बल्कि उसे शहर से दूर ले जाने को कह देते हैं। पठान और जिम हवा में ही लड़ रहे थे लेकिन दोनों के जेट खराब हो जाते हैं जिसके चलते वो दोनों एक घर में जा गिरते हैं। तब जिम बताता है कि अगले 6 मिनट में वायरस प्लेन के एसी से होते हुए पूरे प्लेन में फैल जाएगा और उसमें बैठे सभी लोग वायरस से ग्रसित हो जाएंगे और फिर वो वायरस पूरी दिल्ली में फैल जाएगा। वो एक डेटोनेटर दिखाते हुए कहता है कि ये बटन दबाने से ही वायरस फैलने से रुक सकता है, तो अगर तुम मुझसे ये छीनने में कामयाब हो जाओ तो ही लोग बच पाएंगे। पठान पीछे तो नहीं हटने वाला था तो वो जिम से भिड़ जाता है उस डेटोनेटर को पाने के लिए। उधर कर्नल लूथरा को इस बात की पुष्टि नहीं थी
कि पठान डेटोनेटर के जरिए वायरस फैलने से रोक पाएगा या नहीं, तो वो मिसाइल के जरिए प्लेन को उड़ाने का ऑर्डर दे देते हैं। ये उनके लिए बहुत कठिन फैसला था क्योंकि उस प्लेन में कई मासूम लोग सवार थे, लेकिन उस वक्त वो प्लेन किसी न्यूक्लियर बॉम्ब से कम नहीं था, क्योंकि वायरस फैलने के बाद प्लेन क्रैश लैंडिंग करता और फिर वो वायरस हर जगह फैलना शुरू हो जाता। फिर देखते ही देखते पूरा शहर खत्म हो सकता था। उधर पठान अपनी पूरी जान लगा देता है डेटोनेटर पाने के लिए और खुद को घायल करके आखिरकार जिम से डेटोनेटर छीनकर बटन दबाते हुए वायरस को रोक देता है। जैसे ही ये खबर कर्नल लूथरा को मिलती है कि वायरस का टाइमर रुक गया है, वो तुरंत मिसाइल को भी रोक देते हैं और अब प्लेन और उसमें सवार सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं और इस तरह से भारत की जीत हो जाती है और जिम हार जाता है। पठान जिम को पटकनी देते हुए उसे खाई से नीचे गिरा देता है, लेकिन जिम मरता नहीं बल्कि आधे में लटका होता है। पठान उससे कहता है कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। जिम जो कि अपना वीर पुरस्कार हमेशा साथ लिए घूमता था, वो पठान ले लेता है और कहता है कि तुम इसके काबिल नहीं हो। जिम कहता है कि अपनी भारत माँ को मेरा आखिरी सलाम कहना। पठान उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि जय हिंद और उसे फिर लात मारकर नीचे गिरा देता है और इस तरह से जिम का खात्मा हो जाता है। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि पठान उस वीर पुरस्कार को नंदिनी मैम की फोटो के पास रख देता है, ये कहते हुए कि इस पुरस्कार की असली हकदार आप हो। अब उससे मिलने के लिए कर्नल लूथरा आते हैं, तो वो कहता है कि वो यहाँ से जा रहा है तो अब उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी। कर्नल लूथरा कहते हैं कि तुमने जो जोकर नाम की टीम बनाई थी उसे और बड़ा करने का समय आ गया है, क्योंकि अभी और लोग भी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब भी उनमें जोश है कुछ कर गुजरने का, तो उन्हें तुम्हारी जरूरत है और इस यूनिट की कमान पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में रहेगी और तुम जैसे चाहे वैसे काम कर सकते हो। कर्नल लूथरा कहते हैं कि इस देश को अकेले ना तो मैं बचा सकता हूँ, ना ही कबीर, ना ही टाइगर और ना ही तुम। हमें सबकी जरूरत है और साथ में मिलकर काम करना होगा, तभी ये देश सुरक्षित रह पाएगा। पठान ये सुनकर बड़ा खुश होता है कि चलो अब कर्नल लूथरा सर उसके काम करने के तरीके को समझ चुके हैं और अब वो भी अच्छे से काम कर पाएगा। रुबीना पाकिस्तान से गद्दारी करके पठान के साथ थी, इस उम्मीद में कि उसने जो किया सही किया और इंसानियत को मानने वाले उसे सही समझेंगे। और अब तो उनके बीच इश्क का टांका भिड़ चुका था, तो दोनों के बीच नाच गाना होता है। लेकिन इसके बाद जो सीन आता है वो किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। हम देखते हैं कि पठान को बचाने के बाद टाइगर और पठान रेलवे ट्रैक पर बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब 30 साल हो गए हैं तो अब काम छोड़ देना चाहिए। वो दोनों सोचने लग जाते हैं कि अगर वो नहीं रहेंगे तो और कौन होगा। वो मन में कई नाम सोचते हैं पर उन्हें कोई जमता नहीं। तभी पठान कहता है कि देश का सवाल है, ऐसे बच्चों पे तो नहीं छोड़ सकते ना, हमें ही काम करना पड़ेगा। और फिर इसी सीन को दिखाकर ये इशारा देते हुए कि दोनों आगे भी साथ नजर आने वाले हैं, मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म का मेन मैसेज हमें यही देखने को मिलता है कि जिंदगी में हमें कई ऐसे अवसर देखने को मिलते हैं जब हमें चुनना होता है कि जो हमारे साथ घटित हो रहा है उसे देखते हुए हमें किस तरह की प्रतिक्रिया दिखानी है। आप जो अगला एक्शन लेते हैं वही डिसाइड करता है कि आप अच्छाई की तरफ जा रहे हैं या बुराई की तरफ। पठान ने आखिर में एक डायलॉग बोला कि एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। यानी कि एक सोल्जर के दिमाग में बस इतना होना चाहिए कि अगर वो सोल्जर है तो वो अपने देश के लिए कुर्बान होने को तैयार रहे, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से हो। कई तकलीफें आ सकती हैं जो सोचने पर मजबूर कर दें कि देश तो उन्हें याद नहीं करेगा और न ही कभी उन्हें जान पाएगा, पर उन्हें अपना कर्तव्य निभाना ही होता है किसी भी हालत में, बिना ये सोचे कि उनकी कुर्बानी क्या देश याद रखेगा या नहीं। जिम के परिवार के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, पर कर्नल लूथरा भी अपनी जगह सही थे क्योंकि उनके भी अपने प्रोटोकॉल्स थे जिसके बाहर जाकर वो मदद नहीं कर सकते थे। नंदिनी मैम ने पठान की मदद करी थी और टाइगर को भेज दिया था उसे बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने जो किया वो नियमों के बाहर रहकर किया। पर कर्नल लूथरा इस विचार के नहीं थे, जिसकी वजह से जिम ने अपने परिवार को खो दिया और फिर उसके अंदर बदले की आग जल उठी कि जिस देश के लिए मैंने इतना सब कुछ किया वो मेरे
मेरे परिवार को भी नहीं बचा पाया। अब इस चीज पर कई लोगों के सवाल हैं कि रॉ एजेंट गद्दारी कैसे कर सकता है और भारत की सरकार अपने एजेंट्स को ऐसे कैसे छोड़ सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म में गलत तरीके से सब कुछ दिखाया गया है और असल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात रियलिटी की करें तो ऐसे केसेस हो चुके हैं जो दोनों ही बातों से मेल खाते हैं। रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक जिन्हें जासूस बनाकर पाकिस्तान भेजा गया था और फिर वो वहाँ की आर्मी में शामिल हुए और रॉ को वहाँ की खुफिया जानकारी देते रहते थे, लेकिन एक दिन वो आईएसआई के द्वारा पकड़े गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्हें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजाए मौत सुनाई गई। वो 16 साल तक अलग अलग जेलों में बंद रहे। उन्हें किसी तरह छुप छुप कर भारत में मौजूद अपने परिवार को चिट्ठी लिखकर भेजने का रास्ता मिल गया था, तो वो चिट्ठियों में अपना दर्द लिखा करते थे कि कैसे जेल के अंदर उन पर जुल्म किए जा रहे हैं। एक चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है। उनके इन शब्दों से पता चल रहा था कि वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस देश की सरकार उनके लिए कुछ करेगी, पर 16 साल पाकिस्तानी जेल में गुजारने के बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। 2001 में टीबी और दिल की बीमारी की वजह से पाकिस्तान के एक जेल में उनकी मौत हो गई। रविंद्र कौशिक के परिवार वालों का कहना था कि भारत सरकार ने रविंद्र को पहचानने तक से इनकार कर दिया था और किसी ने भी किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं की उनको वापस लाने की। रविंद्र कौशिक के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी और शायद आंखों में आंसू भी आ जाएं कि वो कितने जाबाज थे और किस तरह से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने कितना कुछ किया देश के लिए और कुर्बान हो गए, पर इस देश ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया था। ये एक कड़वा सच है कि जब कोई एजेंट ऐसा काम करता है तो उन्हें पहले ही इस बात को कह दिया जाता है कि वो चाहे अपनी जान दे दें या कुर्बान हो जाएं, पर उन्हें कोई पहचान नहीं मिल पाएगी क्योंकि उनकी पहचान खुफिया रहेगी। और अगर सरकार उन्हें वापस लाने की कोशिश भी करे तो दुश्मन देश इस बात का फायदा उठाकर हम पर उंगली उठाना शुरू कर देगा कि ये हमारी जासूसी करते हैं। तो कई चीजें रहती हैं जो हम आम इंसानों को पता भी नहीं है और हम अपने ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं बिना सच जाने। पर एक बात ये भी है कि नियमों से थोड़ा हट कर भी तो काम करके उनकी जान बचाई जा सकती है। पर अब क्या चीजें होती हैं, कैसे क्या होता है, ये तो काफी पढ़ाई करने के बाद ही मुझे पता चल पाएगा। अब आते हैं दूसरे केस पर कि क्या कभी रॉ में काम करने वाला इंसान धोखा दे सकता है। रविंदर सिंह रॉ में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे जिन्होंने यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए से मिलकर रॉ की काफी सारी जानकारी लीक की थी। मतलब कि वो सीआईए के लिए काम कर रहे थे और जब ये खुलासा हुआ तो वो नेपाल के रास्ते यूएस भाग निकले। तो आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसा क्यों किया और फिर उनके साथ क्या हुआ। ऐसी बातें बताकर मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है ये प्रूव करने का कि रॉ के लोग गलत हो सकते हैं या सरकार गलत हो सकती है। मैंने सिर्फ ये बताया कि ऐसी चीजें रियलिटी में भी हुई हैं। तो हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि मूवी में गलत दिखाया है। हाँ, एक बात है कि जिम ने गलत रास्ता अपना लिया और विलन बन गया। हमें ये बात समझनी होगी कि इस धरती पर पैदा हुआ हर कोई इंसान है, भगवान नहीं। तो इंसान के अंदर अच्छाई बुराई दोनों होती है। अब उस पर निर्भर करता है कि वो अपने ऊपर किसको हावी होने देता है, अच्छाई को या बुराई को। अच्छा इंसान भी बुरा बन सकता है और बुरे से बुरा इंसान भी अच्छा बन सकता है। लेकिन अगर बुराई ज्यादा होगी तो बुरा इंसान अच्छा बन भी जाए तब भी बुराई का ठप्पा उस पर लगा ही रहेगा, तो उसके अच्छे होने का कोई मतलब नहीं। अगर माफी के लायक होगा तो माफ किया जा सकता है, वरना वो सिर्फ अच्छाई करके अपनी गलतियों का पश्चाताप ही कर सकता है। मैं आप लोगों की सोच जानना चाहूंगा कि अगर आप जिम की जगह होते तो क्या करते। पूरी सिचुएशन को इमेजिन करिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपके मन में क्या आया। वैसे लोगों को ये दिखा कि जिम बुरा है, पर ये नहीं दिखा कि रॉ में काम करने वाली नंदनी मैम देश के लिए शहीद हो गयी और जोकर टीम के भी कई मेंबर इस मिशन में देश के लिए शहीद हो गए। तो अगर वाकई में बुरा दिखाना होता तो सभी को विलन बना देते, फिर सबकी कुर्बानी दिखाने की क्या ही जरूरत थी। मुझे लगता है कि अब कुछ लोग मोहल्ले की आंटी बन गए हैं जो कहीं सुनी बातों को इधर से उधर करते रहते हैं बिना ये जाने कि वो बातें सही भी हैं या नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि सोशल मीडिया में इधर उधर की बातें सुनने के बजाय आप खुद पढ़ने की कोशिश करिए, तभी आपको समझ आएगा कि कब कहाँ कैसे क्या हुआ था। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपके पढ़ने का जो सोर्स है वो सही हो, वरना गलत सोर्स से गलत जानकारी ही मिलेगी। अब फिल्म की बात करें तो इसमें ढेर सारी चीजें हैं जो अच्छी लगी और कई सारी चीजें हैं जो देखने में खराब लगी। अच्छी चीजों की बात करें तो पहले हम एक्टिंग की बात करेंगे। शाहरुख खान 4 साल बाद बड़े
पर्दे पर नजर आए और उनके स्टारडम और भौकाल ने धूम मचाकर रख दी है और फिल्म में उनकी एंट्री होते ही सभी पागल हो गए और एकदम झूम उठे। SRK ज्यादातर रोमांस करते नजर आते हैं, पर इस फिल्म में वो एक्शन करते हुए नजर आए और उन्होंने सारे एक्शन सीन काफी बढ़िया तरीके से किए हैं और इतनी तगड़ी बॉडी बनाई है कि लोग उन्हें एक टक निहारते रह गए। पिक्चर चलने की पहली वजह तो यही है कि इसमें शाहरुख खान है और वो भी इतने दिनों बाद आए हैं, तो लोगों में जोश भरा हुआ था उनको बड़े पर्दे पर देखने का। जॉन अब्राहम की बात करें तो जब मूवी का ट्रेलर आया था तो वो थोड़ा बहुत ट्रोल हुए कि वो हर फिल्म में एक ही तरह का एक्सप्रेशन देते हैं, पर जब सबने मूवी देखी तो सबकी बोलती बंद हो गई क्योंकि उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है और साबित कर दिया कि वो कितने बढ़िया कलाकार हैं। काफी लोगों को तो शाहरुख खान से ज्यादा जॉन भैया पसंद आए और उनकी एंट्री पर भी सीटियां तालियां खूब बजी। दीपिका का भी इसमें काफी अहम रोल था और उन्हें सिर्फ लव इंटरेस्ट के लिए नहीं रखा गया बल्कि उनको भी अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया गया, जिसमें कि वो भी एक्शन करते और लोगों को धोखा देते नजर आईं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दीपिका ISI एजेंट थी तो उसको अच्छा क्यों दिखाया। अब यहाँ पर जैसे लोग ये कह रहे हैं कि उसको अच्छा दिखाया गया है, वैसे ही वहाँ के लोग ये कहेंगे कि हमारी एजेंट तो गद्दार निकली। तो यहाँ तो हमारा ही फायदा हुआ कि एक ISI एजेंट हमारे लिए काम कर रही है, तो इसमें बुराई नहीं बल्कि अच्छाई है कि हमारी अच्छाई देखकर वो भी हमारे साथ हो गई। मिशन मजनू वाली वीडियो पर पाकिस्तान से एक कमेंट आया था कि एक कंटेंट क्रिएटर को अपनी सोच न्यूट्रल रखनी चाहिए। बात तो आपकी सही है, पर बात जब देश की हो तो मैं थोड़ा बायस्ड हो जाता हूँ। जब आप कमेंट करके अपने देश के लिए मुझे भला बुरा कह सकते हैं तो मेरा भी तो पूरा हक है अपने देश के हित में बोलने का। बाकी और जितने भी सह कलाकार इस फिल्म में मौजूद हैं उन सभी ने बढ़िया काम किया है और सबकी एक्टिंग अच्छी देखने को मिलती है। फिल्म में जितने भी हैंड टू हैंड फाइट सीक्वेंस हैं वो काफी बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किए गए हैं और देखने में मजा आती है। ये फिल्म पूरी तरह से एक्शन से भरपूर है तो देखने पर जोश भरा रहता है। गाने और बैकग्राउंड म्यूजिक काफी बढ़िया है और जॉन अब्राहम की एंट्री पर जो BGM बजता है वो काफी मस्त लगता है। तो ये थी फिल्म की अच्छाइयाँ जिसकी वजह से फिल्म चल रही है। और अब करते हैं बात बुराइयों की कि क्या अच्छा नहीं लगा। पहली बात तो ये है कि फिल्म की कहानी काफी हद तक प्रेडिक्टेबल थी, यानी कि इतना मुश्किल नहीं था ये समझना कि रुबीना गोलेबाज लड़की है और वो पठान को टोपा पहना रही है। फिल्म में एक्शन भले दमदार था पर कहीं कहीं कुछ ज्यादा ही दिखा दिया गया है, जैसे कि जॉन का 2 हेलीकॉप्टरों को घसीटना। ये सीन देखकर तो शायद हल्क भी हैरान हो जाए कि जब यही कर ले रहा है तो मेरी क्या जरूरत। सबसे विचित्र सीन तो वो सारे थे जब वो लोग प्लेन से लटक कर कहीं जाने की कोशिश करते थे, फिर वो चाहे जॉन हो या दीपिका हो या शाहरुख खान प्लेन से लटक कर ऐसे जा रहे थे जैसे झूला झूल रहे हो और वो भी आंखों में चश्मा पहने बिना। तो ये चीज थोड़ा अटपटी लगी। अगर ये सारे सीन थोड़ा रियल रखे जाते तो देखने में और मजा आती, पर अफसोस कि बॉलीवुड में अभी टॉम क्रूज का जन्म नहीं हुआ है। पठान का नाम पठान तब पड़ा जब वो अफगानिस्तान गया था, तो उससे पहले सब लोग उसको क्या कहकर पुकारते थे ये नहीं बताया गया। जाहिर सी बात है कि इतने साल उसने बेनाम जिंदगी तो नहीं जी होगी, कुछ तो नाम रहा ही होगा। वैसे फिल्म में सबसे बड़ी बेवकूफी ये लगी कि आखिर में जिम को क्या चुल मची थी ये बताने की कि उसके पास एक डेटोनेटर है जिससे कि वायरस का टाइमर बंद हो सकता है। जब वो विलन है तो विलन रहकर अपना काम करके निकल जाए, शो ऑफ करने की क्या जरूरत थी। कभी कभी ज्यादा होशियारी नहीं करनी चाहिए, वरना वही होशियारी आपकी बेवकूफी का कारण बन जाती है। अच्छा आप मुझे बताइए कि टच स्क्रीन वाले स्मार्टफोन कब आए थे, क्योंकि जब पठान अफगानिस्तान में था तो उसने फोन को फेंक कर बॉम्ब मदरसे में फटने से बचा लिया था। उस फोन का साइज बिल्कुल टच स्क्रीन वाले स्मार्टफोन के जैसा था। तो क्या यहाँ गलती हुई है या नहीं ये आप डिसाइड करिए। और ये चीज भी देखने को मिलती है कि पठान साहब महिलाओं के मामले में सख्त नहीं हैं, बल्कि जरा सा कोई मीठी मीठी 2 बातें कर ले तो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर वो महिलाओं के झांसे में नहीं आएंगे। मूवी का मेन मुद्दा तो ये है कि इस मूवी ने काफी राज खोल दिए हैं कि आगे चलकर अब यश राज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स काफी धमाके करने वाला है, क्योंकि अब हमें वॉर के एजेंट कबीर, एक था टाइगर के टाइगर और पठान तीनों एक साथ देखने को मिल सकते हैं। अब लगता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी मार्वल और DC की राह पर चल पड़ी है और अपना अपना यूनिवर्स बनाना शुरू कर दिया है। बस ध्यान ये रखना होगा कि अभी यहाँ नया नया ट्रेंड आया है तो ज्यादा कोई तैयारी नहीं है, तो एकदम घिचड़ पिचड़ ना कर दें तो अच्छा है, वरना सारा मजा खराब हो जाएगा।
वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भले ही फिल्म का वीएफएक्स लो है या कहानी देखी देखी सी है या फिजिक्स की ऐसी तैसी की गई है, पर मूवी थिएटर में जाकर देखने में मजा बहुत आएगी, क्योंकि जब एक साथ मिलकर फिल्म देखते हैं और जब सीटियां बजती हैं और हूटिंग होती है तो माहौल काफी खुशनुमा सा हो जाता है। ऐसा माहौल हमने RRR के समय देखा, KGF 2 के समय देखा, ब्रह्मास्त्र के समय देखा, और अब फिर से ऐसा अवसर मिल रहा है इस मोमेंट को जीने का। तो अगर आप थोड़ा मनोरंजन करने के मूड में हैं तो आप आराम से फिल्म को देखने जा सकते हैं। बाकी जिसे नहीं देखनी है तो वो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि पैसा और समय आपका ही लगना है, तो जैसा आप चाहें वैसा करिए। तो ये था एक्सप्लेनेशन पठान मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।